आज फिर मैं जो है कि अफवाह के विषय में मैं बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर हमारी विभिन्न प्रकार की नदियों के अफवाह के विषय में मालूम होगा कौन कौन सी। सिंधु नदी तंत्र मैंने बता दिया है, गंगा नदी तंत्र मैंने बताया है। इसके बाद मैंने आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी बता चुका हूँ। इसके पहले के वीडियो में प्रायद्वीपीय नदियों के विषय में, नर्मदा द्रोणी के विषय में, तापी द्रोणी के विषय में, गोदावरी द्रोणी, महानदी द्रोणी के विषय में लगभग मैं बता चुका हूँ। अब झीलों के विषय में थोड़ा सा मैं इसको डीलिंग करने जा रहा हूँ। आप ध्यान दें, देखिए क्या होता है। झीलों के विषय में कह रहा है, कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील। कश्मीर में झीलों का एक प्रसिद्ध नाम है डल झील, और उसी डल झील कश्मीर घाटी में ही नाव वाले घर होते हैं, जिसको बोट इंग्लिश में हम बोट हाउस कहते हैं, तथा शिकारा से भी हम अच्छी तरह परिचित हैं, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटक यहाँ आकर के इस मनमोहक दृश्य से आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी आप और हम बहुत से लोग गए हैं, जहाँ पर हम लोग नौका यान की, तैराकी का एवं अन्य जलों के खेलों से संबंधित जो खेल होते हैं उसका हम लोगों ने आनंद लिया है। अब इसके बाद है, अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटक स्थलों पर झीलें अगर नहीं होती तब क्या उतना आकर्षित होता? नहीं, क्योंकि झील जो है प्राकृतिक पर्यावरण को सौंदर्य से सजाता है। जो भारत में अनेक प्रकार की झीलें हैं। अब है क्या कह रहा है, पर्यटकों को आकर्षक के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। कह रहा है कि आप जानते हैं बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर को समुद्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह गर्त वाले झील होते हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। यह झील छोटा रूप है और समुद्र विशाल रूप है, और वाटर बॉडीज है भारत का। और भारत का क्या, विश्व का है। देखें, भारत में बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार और लक्षणों में भिन्न है। अधिकतर झीलें अस्थायी होती है तथा कुछ केवल वर्षा ऋतु में ही झीलों का रूप धारण करती हैं, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों से द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों में बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। हिमानी जब पिघलता है तो उसमें पानी जाता है, जिसके कारण हुआ है। जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियाँ एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में कटकर गौखुर झील का निर्माण करते हैं। दोस्तों, गौखुर झील का निर्माण कैसे होता है? जब नदियाँ पहाड़ी भागों में बहती है तो अपने प्रौढ़ावस्था में वह उसकी गति तीव्र होती है, और जब इस प्रकार की घाटी, इस प्रकार के रास्ते से, यानी पर्वतीय भागों में टेढ़े मेढ़े रास्ते से बहती है नदियाँ, तो यह क्या होता है कि सीधी पानी बॉडी जो है ये सीधे कटाव करता है, और ये वाला भाग जो ऐसे होता है इसको काट के सीधा हो जाती है, तो गोखुर झील का निर्माण कर देती है। तो गोखुर झील का निर्माण करती है सिप्स्ट और रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हुए, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों में वाली झीलें हैं। कभी कभी
झीलें मौसमी, उदाहरण के लिए अब कह रहा है वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान का सांभर झील जो मौसम में होता है, चलता है, मौसम में बहता है, जो एक लवण जल वाली झील है। लवण जल जिसमें नमक का मात्रा होता है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांशतः झीलें हिमालय में है। यह मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हुई है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई है, जो बाद में हिम पिघलने से भर जाती है, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर वाली वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत का सबसे मीठे पानी का वाली प्राकृतिक झील है। कौन झील? मतलब कह रहा है जम्मू कश्मीर का वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत का सबसे मीठे पानी का वुलर झील जो है भारत का सबसे मीठे पानी का वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। अब आपको भी मालूम हो गया कि मीठे पानी की झीलों के नाम लिखूं तो कौन कौन से होंगे, आपको खुद इसमें मैं बता चुका हूं। इसके अतिरिक्त क्या होता है भाई? इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना। अब देखिए, क्रियाकलाप एटलस की सहायता से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित झीलों की सूची तैयार करना आपका काम है। आप करो, आपके अध्यापकों की सहायता से, और आगे जब कहोगे तो मैं इसके विषय पर आपको भी वीडियो डालूंगा, लेकिन अभी समय लगेगा। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। ये आसपास के क्षेत्रों में जलवायु को समानता बनाए रखती है, क्योंकि जब ठंडा रहता है तो जलवायु सम बना रहता है। जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। नदियों की अर्थव्यवस्था में महत्व क्या है? नदियों में की अर्थव्यवस्था से संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाओं के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची भी तैयार करने की जहां नदियों के किनारे स्थित है। माने जो गांव, देश, हमारा राज्य या हमारे क्षेत्र की जो नदियां हैं, उस नदी के क्षेत्र पे कौन कौन सा जगह बसा हो, उसका भी आप सूची तैयार कर सकते हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहां की अधिकांश जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहां सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। अब ये क्या कर, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का नाम जो है NRCP, देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान गंगा एक्शन प्लान का नाम क्या है? GAP के साथ आरंभ हुआ और वर्ष 1955 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत है। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल को गुणवत्ता में सुधार करना ही धर्म है। अब है नदी प्रदूषण। क्या है नदी प्रदूषण के विषय में देखिए। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता को प्रभावित हुई है। अगर नदी की जल जो है
प्रदूषित होगी तो हमारा सारा दिनचर्या, कार्यक्रम, मौसम, सारे स्थितियाँ भी प्रदूषित हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप नदियों की अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योग का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्रों में बड़े शहरों की गंगा नदी के तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनके स्वच्छ बनने के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई है। क्या आपने ऐसी भी कोई योजना लागू की गई है? नदी के प्रदूषण जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इस विषय में विचार करें तथा इस पर वाद विवाद प्रतियोगिता अपने क्लास में कर रहा है। क्वेश्चन में दिया है बुल्लर झील निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक से है। कहाँ से है? अमरकंटक से है। और निम्नलिखित में कौन सी लवणीय जल वाली झील है? सांभर झील जो है। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? गोदावरी। और निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तापी। अब इस प्रकार से आप बाकी क्वेश्चन को, ये मेरी वीडियो समाप्त हुई। वाचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब करें। यह मेरा जो है अपवाह चैप्टर मैं क्लास 9 वाला ख़त्म कर चुका हूँ। वैसे तो सभी के लिए ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भूगोल विज्ञान तो पढ़ा लिखा बताया हुआ चीज़ों को ही बताता है, लेकिन भूगोल तो खगोलीय विज्ञान इसको कहते हैं। खगोल विज्ञान यह इतना बड़ा विज्ञान है कि इसके आगे सारे विज्ञान फेल हैं। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो सो मच। मे यू बी लिव लॉन्ग।